So hello everyone, I welcome you all to 5am Crack Prelim series में. So let's discuss today's topics. पहला जो क्वेश्चन है, consider the following statement about index of industrial production. IIP index is currently calculated using 2011-12 as the base year. 8 core industries comprises about 70% of the weight of items included in the index of industrial production. Electricity, steel, refinery products are the three broad sector in which IIP constituents fall. You have to tell the correct answer. तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, IIP की, when you talk about the IIP, it is an index that tracks manufacturing activity. It tracks the manufacturing activity in different sector of an economy. So it tracks the manufacturing activity जो different sector हैं economy के उसमें. The IIP number measures the industrial production for the period under review, usually a month में review करता है as against the reference period. IIP is a key economic indicator of the manufacturing sector of the economy. So IIP is a composite indicator that measures the growth rate of industry groups classified under. इसमें broad sector है जिसमें mining, manufacturing और electricity है. broad sector, you have a broad sector जिसके अंदर आपका माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी है. यूज बेस्ड सेक्टर्स जिसमें बेसिक गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हैं. इन केस ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP डाटा इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO के द्वारा आपका किया जाता है. द 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइजेज नियरली 40.27, ये वेटेज है ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है एंड फर्टिलाइजर है. सो इफ़ यू सी यहाँ पे 70% थी, दिस इज़ रॉन्ग. इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 ब्रॉड सेक्टर्स इन विच IIP कॉन्स्टिट्यूट, तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ 1A ओनली. ये न्यूज़ अगर आप देखोगे यहाँ से लिया गया है. सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is, consider the following statement about the vertical launch surface to air missile that India has recently successfully test-fired. Designed for Indian naval warship, its design is based on Astra missile, which is a beyond visual range air-to-air missile. The missile has been designed to strike at a high-speed airborne target at a range of 400 to 500 km and at an altitude of around 15 km. सो इसको ध्यान से रीड करना है. अगेन फैक्चुअल एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना. तो मिसाइल हैज़ बीन डिजाइंड टू स्ट्राइक एट अ हाई स्पीड एयरबॉर्न टारगेट ऑफ रेंज 40 to 50 किलोमीटर. यहाँ पे 400 से 500 किलोमीटर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 15 किलोमीटर. तो ये गलत हो गया. इट्स डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन अस्त्र मिसाइल विच इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. Astra is an Indian all-weather beyond visual range active radar homing air-to-air missile, and it is developed by DRDO. It is the first air-to-air missile developed by India. It is the first missile developed by we can say it is the first air-to-air missile developed by India. The missile has the capability of neutralizing various aerial threats at a close range, including sea skimming targets. ये जो टैक्टिक्स है, दिस टर्म इज़ यूज्ड कॉल्ड एज सी स्किमिंग. दिस टर्म वी यूज कॉल्ड एज सी स्किमिंग. इट इज़ यूज्ड बाय वेरियस एंटी शिप मिसाइल्स. बहुत सारे एंटी शिप मिसाइल के खिलाफ भी यूज़ होती है. कुछ जो फाइटर जेट्स है, दे अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय रडार ऑन बोर्ड वॉरशिप. फॉर दिस दीज एसेट्स फ्लाई एज क्लोज एज पॉसिबल टू द सी सरफेस एंड दस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज. तो बहुत ही क्लोज जो है वो मूव करते हैं, तो वी कॉल इट एज सी स्किमिंग. जैसे सी है, समुद्र के एकदम क्लोज मूव करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैम. तो ये आपको ध्यान रखते हैं. यहाँ पे ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं हियर. सो ये अगर देखा जाए, सो हियर द आंसर इज़ बी, दैट इज़ 1 and 2. ये भी आप देख सकते हैं. ये न्यूज़ आपकी आई थी. नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसका भी अगर देखा जाए तो ये हिंदू का है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA लॉन्च जॉइंटली बाय इंडिया एंड जर्मनी, हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया. UN जनरल असेंबली हैज़ रिसेंटली कन्फर्म्ड परमानेंट स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस. यहाँ पे यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, so launched jointly by India and France. First you have to understand, launched jointly by India and France. It's not Germany, it's India and France. UN General Assembly has conferred observer status to International Solar
अलायंस। तो यहाँ पे परमानेंट स्टेटस, इट्स ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। हेडक्वार्टर्ड आपका इंडिया में, दिस इज राइट। ISA headquarter in India was launched in the presence of Prime Minister of India on sidelines of 21st session of UN Climate Change Conference COP21 in Paris in November 2015. At present, 101 countries are signatories to the ISA framework agreement that aims to mobilize $1,000 billion of investment in solar energy solution by 2030. While delivering energy access to 1,000 million people through the installation of 1,000 gigawatt of solar power capacity. So these are the, we can say, objectives, ये भी ध्यान में रखना है। अब जो ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिया है, सो दिस विल हेल्प to better coordinate to expand its network through setting up transnational grid. Transnational अलग अलग countries के लिए जो grid है that will be formed. Here we call it as one sun, one world, one grid, launched by India and British Prime Minister on sidelines of COP26 in Glasgow last month. So these are the facts that you have to understand. तो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट सही है, गलत है, आंसर है that is two only. Next देखते हैं, consider the following statement. Consider the following statement about Royal Gold Medal for Architecture. It is awarded annually by Royal Institute of British Architects on behalf of the British monarch in recognition of an individual or group substantial contribution to the international architecture. It is given for the distinguished body of work rather than for one building. यहाँ पे आपको you have to tell the correct answer. तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही। अहमदाबाद बेस्ड बालकृष्णा दोषी will receive the Royal Gold Medal 2022 by Royal Institute of British Architecture, the world highest honor for architecture. In 2018, Doshi became the first Indian architect to win the Pritzker Prize, architecture's highest honor. तो Pritzker Prize भी उनको मिला था। The Royal Gold Medal is approved personally by Her Majesty the Queen and is given to a person or group of people who have had significant influence on the advancement of architecture, जिन्होंने रोल प्ले किया है in the advancement of architecture. It is given for a distinguished body of work rather than for one building and is therefore not awarded for merely being correctly fashionable. तो इट मीन्स बहुत सारा आर्किटेक्चर के लेवल पे वर्क आपका किया जाता है, तो वहाँ पे तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे जो है सही है। आंसर है 1, 2 and 3। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज़ अबाउट चैप्टर 15 ऑफ लोकसभा रूल 193। तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। इट लेज डाउन हाउ अ मेंबर विल सबमिट इन राइटिंग हिज रिक्वेस्ट फॉर अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। वोटिंग इज मस्ट आफ्टर डिस्कशन ऑन मैटर अंडर दिस रूल। मेंबर कैन रेज डिस्कशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ फॉर्मल मोशन और वोट देयर ऑन। तो यहाँ पे यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर देखा जाए, डिस्कशन अंडर रूल 193 डज नॉट इन्वॉल्व अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस। सो यहाँ पे जो फॉर्मल मोशन है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो वोटिंग इज मस्ट आफ्टर डिस्कशन ऑन मैटर अंडर दिस रूल। तो ये नो वोटिंग की जरूरत है, बिकॉज ये कोई फॉर्मल मोशन नहीं है बिफोर द हाउस। इट डज नॉट, रूल 193 इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ फॉर्मल मोशन, तो ऐसा वोटिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये है, मेंबर्स दे कैन रेज डिस्कशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विदाउट अ फॉर्मल मोशन और वोट देयर ऑन। तो यहाँ पे लिखा विथ फॉर्मल मोशन, देयर इज नो नीड फॉर अ फॉर्मल मोशन, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ये क्या है, हाउ द मेंबर विल सबमिट इन राइटिंग हिज रिक्वेस्ट फॉर अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उसको सामने रखता हूँ। यहाँ पे जो आंसर है दैट इज डी, 1 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरयू। This is Saryu Canal National Project. Recently, Prime Minister inaugurated the project, which was pending for last 40 years, of Sitapur in Uttar Pradesh. In 2016, the project was brought under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana with the target to complete it in a time-bound manner. The project would link Ghagra, Saryu, Rapti, Bandganga, Rohini river in the future. यहाँ पे करेक्ट बता दें। यहाँ पे अगर आप देखोगे हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ इनाग्रेटेड द प्रोजेक्ट विच वॉज पेंडिंग फॉर द पास्ट 40 years एट बलरामपुर। यहाँ पे इट्स नॉट सीतापुर, इट्स बलरामपुर in Uttar Pradesh. This is important. Saryu Nahar National Project began in 1978. It began in 1978
but the work was delayed due to lack of continuity of budgetary support, inter-departmental coordination and adequate monitoring. 2 years after Prime Minister came to the power at the center, the project was brought under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in 2016. So this is also correct, with the target to complete it in a time-bound manner. According to the Prime Minister, the project, which remained incomplete in 4 decades, was then finished in only 4 years. This project would link Ghagra, Saryu, Rapti, Banganga, Rohini river in future, which would, it is claimed, mostly resolve the perennial problem of flood affecting on the 9 district. So जो flood है, that will be, we will be able to control the flood, उसमें भी help मिलेगी. तो here this statement is wrong, बाकी दोनों statements आपके सही हैं. Answer है that is 2 and 3. Next देखते हैं, consider the following statement about Beti Bachao Beti Padhao. Save the girl child, educate the girl child. It is a national initiative run completely by Ministry of Women and Child Development. It aims to address the issue of declining child sex ratio. The 100 districts have been identified on the basis of low child sex ratio as per the census 2011, covering all states, union territory as a pilot with at least 1 district in each state. You have to tell the correct answer. यहाँ ये भी हिंदू का है. So यहाँ पे अगर देखा जाए, here just see, it is a national initiative jointly run by Ministry of Women and Child Development. Ministry of Women and Child Development, it's a national initiative run by, completely, here it's written complete, it's not completed, jointly by Ministry of Women and Child Development and Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Education. So there are 3 ministries जो आपकी इसमें involved है. The objective of the scheme क्या क्या है? To prevent gender biased sex selective elimination, to ensure survival and protection of the girl child, to ensure education and participation of the girl child. These are the objectives. According to census data in India, the child sex ratio 0 to 6 years in India was 927 girls per 1000 boys in 2001, which dropped to 928 girls for every 1000 boys in 2011. In the population census of 2011, it was revealed that the population ratio of India 2011 is 919 females per 1000 of males. The sex ratio 2011 shows a downward trend from the census 2001 data if you compare with the 2001 data. It mainly targets the cluster in Uttar Pradesh. जो schemes है, it mainly targets उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली, इन स्टेट्स को टारगेट किया जाता है. पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ covering 640 districts as per census 2011 of the country was launched in 8th March 2018. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो यहाँ पे इट इज़ अ नेशनल, ये स्टेटमेंट गलत है. एम क्या है? डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इमेज, और ये स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. सो द 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लो चाइल्ड sex ratio as per the census 2011, covering all state union territory as a pilot with at least 1 district in each state. So this is also correct, this is also correct, this is incorrect. Answer is that is 2 and 3. जो आंसर है आपका that is 2 and 3. सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा. अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़ा तो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी, यूज़ द कोड SPLIVE. अभी वी हैव स्टार्टेड मैपिंग सीरीज अनअकैडमी के अंदर, जो कि आपकी 11 बजे आज ही क्लास होगी. कोड यूज़ करना SPLIVE. आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप इटसेल्फ. ये जितने भी सब्जेक्ट्स आप दे रहे हो सबकी लाइव क्लासेस होती हैं. एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है, उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं. जब आप ज्वाइन करोगे तो आप सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं. तो ये आप ध्यान रखें, सारे एजुकेटर्स के सारे जो कोर्सेस हैं दैट यू कैन एक्सेस, उसमें इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. UPSC मेगा कॉम्बैट का भी आप हिस्सा बन सकते हैं. 19 दिसंबर को है. यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू विन ऑल दिस थिंग्स. अगेन यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं. यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं. ऑप्शनल एग्रीकल्चर के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं. तो अभी रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं, जैसे बैच 2 अभी कंप्लीट हुआ है, और एग्रीकल्चर का जो एडवांस कोर्स है, दोनों वो अगर आप देखेंगे तो आपका जो पूरा सिलेबस है दैट विल बी डन. तो ये ध्यान में रखना है. कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE. तो ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी रास्ता जो है वो आपके लिए ओपन कर सकता है. तो जितने भी बैच कोर्सेस आएंगे वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना है. आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रिकेट.